डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डस्ट ऑफ स्नो पोएम हमने कर ली थी, तो उसके स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट डज द क्रो शेक डाउन ऑन द पोएट? क्रो ने शेक डाउन का मतलब गिराना, तो क्रो ने पोएट के ऊपर क्या गिराया था? आपको पता है, डस्ट ऑफ स्नो। तो इसमें हम आंसर कर देंगे द क्रो शेक्स डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। ये शॉर्टकट में भी आप यदि पूरा नहीं लिखना आता है तो कम से कम इतना तो जरूर लिखिए कि द डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है। नेक्स्ट है वेयर वॉज द क्रो सिटिंग? कौवा कहाँ बैठा हुआ था? तो आपको पता है कौवा कहाँ बैठा हुआ था? ऑन द ब्रांच ऑफ ए हेमलॉक ट्री। तो आप इतना भी लिख सकते हैं ऑन द ब्रांच ऑफ ए हेमलॉक ट्री, और पूरा सेंटेंस भी बना सकते हैं यहाँ पे। कई बार हम क्या करते थे, द क्रो वो सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, ये करके आ जाते हैं। ये कई पीछे आया था एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, और बहुत सारे स्टूडेंट ये करके आए, द क्रो वो सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के नीचे पोएट था, न कि कौवा। तो ये ध्यान रखना आपको, इस तरह का क्वेश्चन दोबारा आ जाए तो इसका आंसर इस तरह से बना देंगे, द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज द क्रो डू? कौवा क्या करता है? तो कौवा क्या करता है? शेक्स डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, कवि के ऊपर बर्फ गिरा देता है। तो द क्रो शेक्स डाउन फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो ऑन द पोएट। तो फाइन पार्टिकल्स का मतलब भी होता है डस्ट, कर सकते हो। डस्ट का मतलब मीनिंग पूछ ले तो फाइन पार्टिकल्स कर सकते हैं आप। तो इसलिए आप कोई भी करना चाहो, डस्ट या फाइन पार्टिकल्स एक ही बात है। नेक्स्ट है द प्रोनाउन मी हैज बीन सब्जेक्टेड टू। इस तरह का क्वेश्चन पोएट्री में से 1 नंबर का जरूर आता है, विशेष ध्यान रखना। जब आपको कोई प्रोनाउन सिंगल कॉमाज के अंदर दिया जाता है तो उसका एक ही मतलब होता है ये किसके लिए आया है। तो आपको लिखना होता है पोएम में वो किसके लिए आया। तो इस पोएम में मी जो प्रोनाउन है वो द पोएट के लिए आया, तो हम सीधा आंसर लिखते हैं फॉर द पोएट या टू द पोएट। जो प्रेपोजिशन लास्ट में लगी है वही लगा देते हैं, टू द पोएट कर सकते हैं इसमें, या द पोएट कर दिया वो भी ठीक है। और कंप्लीट सेंटेंसेस का बनाना है द प्रोनाउन मी हैज बीन सब्जेक्टेड टू द पोएट। व्हाट डज ए क्रो ऑफन सिंबलाइज? एक तो है इस कविता में क्रो किस चीज का प्रतीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है। एक होता है क्रो ऑफन प्राय किस चीज का प्रतीक होता है। नॉर्मली हम कौवे को अपशकुन मानते हैं, तो इल ओमेन का प्रतीक होता है, सिंबल होता है। लेकिन कविता में किस चीज का प्रतीक है, ये 2 अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। आपको विशेष ध्यान करना है जब इस तरह का क्वेश्चन आए। तो यहाँ पे ये पूछा जनरली एक कौवा है किस चीज का को सिंबलाइज करता है। व्हाट डज अ क्रो ऑफन सिंबलाइज? तो किस चीज को सिंबलाइज करता है? ए क्रो ऑफन सिंबलाइजेज ए इल ओमेन या बैड ओमेन, एक ही बात है भाई। अब शकुन का प्रतीक होता है ये। नेक्स्ट है व्हाट डज द क्रो इन द पोएम सिंबलाइज? तो ये आपको ध्यान करना है, यहाँ पर पूछा गया कि कविता में क्रो किस चीज को का प्रतीक है। सिंबलाइज का मतलब प्रतीक होना, बी सिंबॉलिक ऑफ होना। तो इसमें किस चीज का सिंबॉलिक है हमने पढ़ा है, इट सिंबलाइज द पोएट से सैड थॉट्स और डिजेक्टेड मूड। इनमें से कोई भी कर सकते हैं आप, सैड थॉट्स या पोएट से डिजेक्टेड मूड। नेक्स्ट है व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो रेफर टू इन द पोएम? अब ये डस्ट ऑफ स्नो जो है वो कविता में किस चीज का प्रतीक है, किस चीज को संबोधित करती है। रेफर टू आ सकता है, सिंबलाइज आ सकता है, इज सिंबॉलिक हो सकता है। तो आपको पता है कि इसमें 4 सिंबल मेन थे, जिसमें डस्ट ऑफ स्नो भी किसी चीज का प्रतीक था। तो किस चीज का था? इट रेफर्स टू द पोएट से इनएक्टिवनेस, इनर्शिया, इनएक्टिवनेस, यही की बात है। तो चाहे आप इनर्शिया कर दो चाहे इनएक्टिवनेस, तो पोएट की इनएक्टिवनेस को दर्शाता है इस कविता के अंदर ये।
तो इस तरह से ये पहले स्टैंजा के मेन क्वेश्चन आंसर है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन है इसका, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट इन द पोएम। तो यहाँ पर भी पूछा क्रो और हेमलॉक कविता में किस चीज का को रिप्रेजेंट करती है। रिप्रेजेंट का मतलब भी वही है, किस चीज का को दर्शाते हैं। ये तो किस चीज को दर्शाते हैं, ये दोनों के दोनों है। द पोएट से डिजेक्टेड मूड को दर्शाते हैं, पोएट से सैड थॉट्स को दर्शाते हैं। दे रिप्रेजेंट द पोएट से सैड थॉट्स। तो इस तरह से इस स्ट्रेंजा के मेन क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में हमारा सेकंड स्ट्रेंजा आ जाता है। सेकंड स्ट्रेंजा का पहला क्वेश्चन है, व्हाट थिंग हैड चेंज द पोएट्स मूड। किस चीज ने कवि के मूड को चेंज कर दिया। तो आपको पता है किस चीज ने कवि के मूड को चेंज कर दिया, डस्ट ऑफ स्नो या फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के गिरने ने उसके मूड को चेंज किया था। द फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिम हैड चेंज हिज मूड, या फॉलिंग ऑफ स्नो हैड चेंज हिज मूड। सीधा आप ये भी कर सकते हो, द फॉलिंग ऑफ स्नो, बर्फ का गिरने से उसका मूड है वो चेंज हो गया। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो दोनों में से। व्हाट डज द प्रोनाउन आई स्टैंड फॉर। तो ये आई हमें पता है प्रोनाउन सिंगल कोमाज में है, तो हमें पता है किसके लिए है। ये हमें पोएम पढ़ने से ही पता है कि ये पोएट के लिए आया है। तो द प्रोनाउन आई स्टैंड्स फॉर द पोएट, या आप सिर्फ ये भी कर सकते हैं फॉर द पोएट। जो लास्ट में प्रेपोजिशन आई है वही आप जोड़ के और लिख सकते हो, फॉर द पोएट, टू द पोएट, इस तरह से जो भी आया है। नेक्स्ट है पे, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द क्रो हैडंट सेकंड डाउन द स्नो ऑन द पोएट। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि क्या होता यदि क्रो ने कवि के ऊपर बर्फ नहीं छितराई होती या नहीं गिराई होती, तो क्या होता, उस अवस्था में क्या होता। तो उस अवस्था में हमें पता है कि पोएट है वो कॉन्टिन्यूसली डिजेक्टेड मूड के अंदर बैठा होता और वो अपना दिन वहां पर बैठे बैठे खराब कर देता, यही बात होती। तो वेस्टेड हिज होल डे इन अ डिजेक्टेड मूड, तो यही होता कि कवि अपना सारा दिन क्या है डिजेक्टेड मूड, उदासीन मिजाज के अंदर ही वो वहां पर बिता देता यदि कौवा उसके ऊपर बर्फ नहीं गिराता। तो नेक्स्ट है, व्हाट चेंज केम इन द पोएट्स मूड आफ्टर द क्रोज शेकिंग ऑफ द स्नो ऑन हिम। क्या बदलाव आया कवि के मिजाज के अंदर जब करो ने उसके ऊपर बर्फ के कण गिरा दिए, उसके बाद में क्या बदलाव आया। तो हमें पता है कि वो अपने उदासीन विचारों से बाहर निकल गया और खुशनुमा मिजाज का बन गया। ही केम आउट ऑफ हिज सैड थॉट्स एंड बिकेम ए चीरफुल, या ये कह सकते हैं उसने अपने उदासीन विचारों को त्याग दिया। ही गेव अप हिज सैड थॉट्स, या ही गेव अप हिज डिजेक्टेड मूड एंड बिकेम ए चीरफुल एंड डिसाइडेड टू लिव ए लाइफ फ्रॉम ए न्यू कॉर्नर। तो किसी भी तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं, इसे एक नए सिरे से जीवन को जीने का उसने निर्णय लिया। तो इस तरह से एक राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टेंजा, इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो बनती है ए बी। इस तरह से राइमिंग स्कीम के बारे में आपको पहले भी बताया गया था कि राइमिंग स्कीम क्या होती है। हर लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है, लास्ट वर्ड की लास्ट साउंड को हम काउंट करते हैं, तो उसके अंदर उससे हमारी राइमिंग स्कीमें निकल जाती है। चलिए इस क्वेश्चन के बाद में हम आपको एक बार फिर बता भी देंगे। फ्रोस्ट इन दिस पोएम प्रेजेंट्स नेचर इन। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रोस्ट इस कविता के अंदर नेचर को किस रूप में प्रतीक करता है, नहीं किस रूप में प्रस्तुत करता है। तो हमें पता है वो एक सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर इसको प्रस्तुत करता है। यहाँ जो कविता है वो सिंबॉलिक फॉर्म में है, क्योंकि छोटी सी कविता होने के बावजूद इसके अंदर कई सारे सिंबल हैं जिनका मतलब कुछ और निकलता है लिटरल मीनिंग से। तो इसी तरह से सातवां है ये, व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस तरह की कविता है, तो हमें पता है ये इट इज अ हाईली सिंबॉलिकल पोएम, ये एक बहुत ही उच्च प्रतीकात्मक कविता है। तो ये आपके सेकंड स्टेंजा से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस तरह से आपकी कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये इसमें हम देख सकते हैं, देखिए कि
सेकंड स्टैंजा के हम ले लेते हैं। सेकंड स्टैंजा का आप देख सकते हैं कि सेकंड स्टैंजा की यदि हम कंटिन्यूअसली निकालेंगे दोनों की तो सेकंड स्टैंजा की जो है राइमिंग स्कीम बनती है सी डी, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए बी इसकी है, और यदि इसकी सेपरेटली हम अलग से निकालेंगे तो वही ए बी बनेगी। इसकी हार्ट, इसमें टे की साउंड आ रही है, ए दे दिया हमने। मूड, अब पहली से साउंड नहीं मिल रही है तो इसको हम बी दे देंगे। पार्ट है वो हार्ट की साउंड से मिलता है, तो यहाँ हमने इसको क्या दिया था, ए दिया था, तो यहाँ पर इस पार्ट को भी ए दे देंगे। अब र्यूड किससे मिलती है, मूड, तो दोनों की साउंड है, यहाँ हमने इसको बी दिया है तो ये बी हो जाएगा। तो इस तरह से यदि सेपरेट इसकी हम राइमिंग स्कीम निकालेंगे तो ए बी, और यदि पूरी पोएम की निकालते हैं तो इसकी ए बी ऊपर वाले की हो जाएगी, सी डी नीचे वाले की हो जाएगी। इस तरह से आप राइमिंग स्कीमें निकाल सकते हैं। तो इनको अच्छी तरह से कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।